नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं एक नई और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है जो आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से ये निरंतर चला आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास के मॉडल की। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि संपूर्ण विश्व में 3 तरह के आर्थिक विकास के मॉडल को अपनाया गया। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कौन सा अभी वर्तमान में सक्रिय है, संचालित हो रहा है और हमारी देश दुनिया को प्रभावित कर रहा है। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई साम्यवादी विचारधारा को। उसके बाद पूंजीवाद आया, उसके बाद समाजवाद आया, या इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इस चीज को समझ सकते हैं। तो साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये 3 तरह के आर्थिक विकास के मॉडल रहे हैं और दुनिया के देशों ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया है। तो सबसे पहले जो यूटोपिया राम राज्य की बात जर्मनी के जो विचारक रहे हैं कार्ल मार्क्स, पूरी दुनिया इन्हें जानती है और वो एक राम राज्य की बात करते थे। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी दुनिया जहां पे कोई बाउंड्री नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो। जो भी चीजें हमारी धरा पे उपलब्ध हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, तो वो सब के लिए हो। और इसके विकास में जो भी आवश्यक चीजें हैं जिसका उत्पादन हम मनुष्य करते हैं, उस पे सबों का स्वामित्व हो। चाहे वो खेत खलिहान, मकान, कंपनी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सब के लिए हो। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उनकी एक पुस्तक थी जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और उसकी प्रासंगिकता आज भी अपने गुणों को समेटे हुए है। तो इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, इन बातों को बहुत सारे देशों ने अपनाने की कोशिश की। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि कहां तक ये सफल हो पाया और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। हमारे साथ जाने माने समाज सेवी, मानव धर्म परिवार के संस्थापक, कोऑर्डिनेटर, हमारे मित्र ज्योति कुमार जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार। जैसा कि पुरानी वीडियो में भी हमने बहुत सारे जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जो विश्व के मानव कल्याण की बात करते हैं, पे हमने चर्चा की। तो आइए इनसे विचार जानते हैं कि अभी जो आर्थिक विकास के ये जो पूर्व में 3 मॉडल थे, वो पूरी विश्व में कितना वो कारगर हो पाए, कहाँ पे कौन सा मॉडल काम कर रहा है। चाहे पाश्चात्य देशों की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे सोवियत रूस की बात हो, चाहे भारत की बात हो, तो इस पे एक वृहद चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद है ज्योति कुमार जी। जी राकेश जी, पूरे दुनिया में जिस खास करके यूरोपियन सिस्टम में और यूएसए, वर्तमान में तो वहाँ पे पूंजीवादी सिस्टम है। यूएसए ने तो कम्प्लीटली पूंजीवादी सिस्टम को अपनाया हुआ है और सारी दुनिया उसका अनुकरण कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि पूंजीवादी सिस्टम के साथ साथ और भी जितने सिस्टम हैं, कहाँ तक वो सफल रहे। पूंजीवादी सिस्टम अभी ग्रो कर रहा है, हम भारत में हैं और भारत में भी तेज गति से पूंजीवादी सिस्टम ग्रो कर रहा है। हालांकि हम भारत कहने को हम समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम आते हैं, लेकिन और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में चल रही है, लेकिन हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। वर्तमान सरकार
इसको प्रश्रय दे भी रही है, जैसा देखा गया है। और विपक्षी पार्टियां कहती भी है, अडानी, अंबानी और तमाम तरह के जो है पार्टियां हैं, ये उद्योगपति हैं जो कि सरकार तक को प्रभावित कर रही हैं। और आर्थिक असमानता बढ़ रही है हमारे देश में। और बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, एक उद्योगपति बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, चाहे वो अपना घर बनाने से लेकर के शादी विवाह का समारोह हो, चाहे बर्थडे हो या छोटे मोटे कोई फंक्शन हो, बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। जो जनता का संसाधन है उसका बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं वहां। संसाधन, देश का संसाधन आम लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है इस देश में। हर एक व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति भी जीएसटी दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स के पैसे को सरकार पूंजीपतियों को दे रही है, और पूंजीपति मौज उठा रहे हैं हमारे देश में। चूंकि हम अपने देश में रहते हैं और यहीं से हम सारे मॉडल की शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ उसके बारे में, वहाँ के समस्याओं के बारे में हमें चर्चा करना ज़्यादा प्रासंगिक लगता है, क्योंकि हम अपनी समस्या को यहाँ से दूर कर सकते हैं। यहाँ रहते हो तो यहाँ बिल्कुल। और ऐसा हो रहा है कि ये सारे टैक्स के जो पैसे हैं वो राइट ऑफ हो जा रहे हैं, यानी पूंजीपतियों को जो दिए जा रहे हैं लोन, वो लोन राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि माफ कर देना। यानी पूंजीपतियों ने बैंक से लोन लिया और सरकार के आश्रय, सरकार ने उसको माफ करवा दिया। वो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा। और वो पूंजीपति आम जनता के पैसे से मौज उड़ा रहे, विदेशों में बंगले खरीद रहे। ये सिचुएशन हर देश की है कि जो भी पूंजीपति है, यानी पूंजीवादी मॉडल पूरी दुनिया में हावी हो रहा है कहीं न कहीं, और ये पूंजीपति अकूत संपत्ति बनाते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास अकूत पैसा आ रहा है, इतना पैसा कि आम आदमी के पास कुछ नहीं, नथिंग। जैसा कि ज्योति जी, हमने 3 मॉडल की बात की, और 3 मॉडल जी अभी दुनिया में, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से 3 मॉडल का प्रभाव है। आप अभी वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपका इशारा उस तरफ है। ना कि सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से ये आगे बढ़ रहा है पूंजीवादी मॉडल। हमारे देश में भी ग्रो कर रहा है। जी, मैं बाकी उन दोनों मॉडल पे की भी बात करूंगा, लेकिन जब आपने पूंजीवादी मॉडल की बात की है तो आपने पूंजीवादी मॉडल की खामियां बता रहे हैं। जैसा कि मैं और अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप पूंजीवादी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आप खामी बता रहे हैं पूंजीवादी मॉडल में कि क्या उसमें नकारात्मक चीजें हैं। जी, क्योंकि आर्थिक असमानता इन पूंजीवादी मॉडल से काफी ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, बिल्कुल ही अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। मतलब सोशल इम्बैलेंस कहीं न कहीं वो होता चला जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने बताई कि क्या हो रहा है पूंजीवादी मॉडल के नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज में। जी, मैं चूंकि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो रहे हैं जी, तो इसीलिए मैंने इसी चीज से शुरुआत की है इसकी जी, कि नकारात्मक प्रभाव उसके ज्यादा हो रहे हैं। बाकी तो कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मूल चीज जो घटित हो रही है हमारे समाज में जी, उस पर फोकस करना, ताकि मुद्दे से हम भटके नहीं जी। ये इन आर्थिक मॉडल में क्या खामियां हैं, लाभ भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि कोई मॉडल जो है खराब होता है। आज अमेरिका है या यूरोप के देश हैं, इसी पूंजीवादी मॉडल में बहुत ज्यादा विकास किया है उन्होंने, काफी विकास किया है, नो डाउट। किसी मॉडल के विकास करने में कोई मॉडल खराब या अच्छा तभी हम कह सकते हैं जब हम आपके विकास मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। ज्योति कुमार जी जो विकास कह रहे हैं, ये भौतिक विकास की बात कर रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, आपने पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में ये कहा, इसके अलावा 2 और व्यवस्थाएं हैं
जो साम्यवादी व्यवस्था जो सबसे पहले चली, मार्क्स, बिल्कुल। जो जर्मनी के विचारक मार्क्स है, तो अगली जो व्यवस्था हमारे दुनिया में है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, जो साम्यवादी व्यवस्था? बिल्कुल। जी। तो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से दास कैपिटल है, उनकी रचना की, और कालजयी रचनाएं उनकी हैं, और जिसके जरिए पूरा दुनिया परिवर्तन हुआ, और एक ऐसा कंसेप्ट दुनिया को दिया जो नहीं था, एग्जिस्ट नहीं था। अब साम्यवादी मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि कोई सरकार नहीं हो, कोई परिवार नहीं हो, किसी तरह का कोई शासन करने वाला गवर्निंग बॉडी नहीं हो, लोग इतने ज़्यादा शिक्षित हों कि विवेकी हों कि आपस में यूनाइट होकर के सारे संसाधन को मैनेज करें, और संसाधन व्यक्तिगत नहीं हो, संसाधन पर सबका कब्जा, यानी सबका नियंत्रण हो, सबका नियंत्रण हो, संसाधन सबके लिए हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपकी बातों से जो निचोड़ कर रहा हूँ कि बाउंड्रीलेस क्लासलेस सोसाइटी, बिल्कुल बिल्कुल, बाउंड्रीलेस और क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने। अच्छा। हाँ, और ये विशुद्ध, और जैसा प्रिमिटिव सोसाइटी में हम लोग रहा करते थे, तो शिकार करके आता था और शिकार को सब लोग बांट करके खाते थे। तो ये यहाँ से कम्युनिज्म का कंसेप्ट, आदिम समाज को देख करके कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जो कि एक काल्पनिक दुनिया थी। ऐसा नहीं कि वो वास्तविक धरातल में। ये तो आपने कार्ल मार्क्स के मॉडल को मैंने बताया, कार्ल मार्क्स क्या मॉडल क्या था, लेकिन वो कितना प्रासंगिक हो पाया उसके बाद, या आज के समय में, आज के 21वीं सदी में कितना प्रासंगिक है, आप इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी राकेश जी। तो इस सिस्टम को रूस में सबसे पहले अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया, लेनिन साहब। हाँ, 1917 की क्रांति के बाद जो है जारशाही व्यवस्था, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई, जारशाही व्यवस्था खत्म हुई, और तब जाकर के तो इस सिस्टम में क्या है कि स्टेट का ना होना, लेकिन स्टेट है, जबकि स्टेट का होना समाजवादी व्यवस्था का गुण है, किसी स्टेट का होना समाजवादी व्यवस्था का गुण है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेट, लेनिन साहब ने एक स्टेट के नियंत्रण में बाकी सब चीज़ों का सुधार किया, और कम्युनिस्ट जैसे ओरिजिनल जो मार्क्स का सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके अपने हिसाब से एक मॉडल को प्रस्तुत किया। और उसमें जैसे काम के घंटे हैं, उनको 8 घंटे प्रतिदिन और 5 घंटे 5 दिन सप्ताह में किया। मतलब पहले वहां, और उससे पहले कार्ल मार्क्स ने जो ऐसा दास कैपिटल या जो भी लिखा और रिसर्च करके लिखा कि क्या था, पहले सामंतवादी सिस्टम हुआ करता था, और धीरे धीरे जब औद्योगिकरण आया तो वो कल कारखानों में बहुत ज्यादा मजदूरों की स्थिति दयनीय हुआ करती थी, और बहुत दयनीय कंडीशन में वो काम करते थे। उनके काम के घंटे काफी ज्यादा, 12 घंटे 14 घंटे ऐसे हुआ करते थे, जो और उनको पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता था, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए लेनिन साहब ने उनको अडॉप्ट किया कि नहीं, 8 घंटे ही होना चाहिए दिन में, और सप्ताह में 5 दिन हम लोग काम करेंगे, जिससे कि मजदूरों का कंडीशन सुधरे जाए। तो ये एक मोटा मोटी तौर पे हुआ कि नहीं, शोषण के विरुद्ध कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, जिसको कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया और लेनिन के द्वारा उसको अडॉप्ट चलाया गया। लेनिन साहब ने सारे के सारे किसानों, मजदूरों, चाहे जो भी है, उसको लैंड प्रोवाइड किया, उस पर संसाधन प्रोवाइड किया, और वो लैंड के मालिक हुए और खेती बाड़ी, लेकिन सारी चीज़ें सरकार के अधीन थी, और प्रोवाइड किया, और जो उत्पादन करते थे दिन रात एक करके उत्पादन करते थे, उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। हाँ। दर्शकों, जैसा कि अभी तक हमने जो चर्चा की ज्योति कुमार जी के साथ, सबसे पहले हमने बात की पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में। तो पूंजीवादी व्यवस्था का क्या प्रभाव है समस्त विश्व में और भारत में, क्योंकि हम भारत में निवास करते हैं, इसकी क्या खामियां है, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद उसके बाद चाइना में भी जो कम्युनिज्म है उसको अलग रूप में इंटरप्रेट किया गया और इम्प्रोवाइज करके, और माओवादी सिस्टम, एक ऐसा माओ सिस्टम जिसमें कि हथियार के बल पे
उसके बाद हाँ उसके बाद स्टालिन हाँ हाँ वहाँ स्टालिन लेनिन के बाद स्टालिन वहाँ आए स्टालिन वहां पे रसा में आया, रसा उसके हुआ। बाद हाँ फिर ये चाइना की बात हाँ, आप कर चाइना के बात हम कर रहे हैं कि हथियार के बल पे हम शासन करेंगे और अपना एक एक सिस्टम, एक पार्टी का सिस्टम होगा और सारे हाँ तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ मैं दर्शकों को उसकी रिव्यू कर रहा था, लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। हम्म, मैं इस पे पूछना चाहूंगा, जिस कार्ल मार्क्स की हम्म, जिस कार्ल मार्क्स ने इस विचार के प्रणेता थे, कार्ल मार्क्स की बाउंड्रीलेस क्लासलेस सोसाइटी हो ताकि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो फिर जब उनके मॉडल को लोग अपनाने लगे, इस साम्यवादी मॉडल को, जैसा कि आपने बताया कि सोवियत रूस ने पहले से अपनाया, फिर स्टालिन की सरकार आई, फिर माओसिस्ट आई, और फिर ये चाइना में भी इसको अपनाया गया। तो फिर ये उससे इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया? ये एक एनार्की, एक तरह से तानाशाही में कैसे कन्वर्ट हो गया कि एक सरकार हो और वो जो बोलेगी वही होगा? जैसे चाइना में अभी देख सकते हैं चाइना की स्थिति, चाइना में क्या हो रहा है। और स्टालिन के बाद जो तानाशाही, एक तरह से एक डिक्टेटरशिप हो गया था। मतलब कार्ल मार्क्स के उस बाउंड्रीलेस और क्लासलेस सोसाइटी के कंसेप्ट को, यूटोपिया के कंसेप्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसके ट्रांजिशन फेज के बारे में कि ये कैसे हो गया। जी जी राकेश जी। देखिए, कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए एक पावर तो चाहिए चाहिए, नो डाउट कि बिना पावर के या सरकार के कोई सिस्टम तो चल नहीं से रहा। और किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि इस सिस्टम को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो ठीक उसी प्रकार से जो एक सिद्धांत आया कार्ल मार्क्स का, अब उस सिस्टम को हूबहू अगर लागू किया जाए तो एट ए टाइम वो लागू करना बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि जो कंसेप्ट है एक तरह से काल्पनिक है, यूटोपियन टाइप का है। पूर्ण कम्युनिज्म का सिद्धांत एक तरह से यूटोपियन टाइप का है। हाँ, उसका कुछ ओशो का कम्यून जहाँ है अमेरिका में है, वो वहाँ पे कुछ कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ उस उनके कम्यून में। हाँ, अभी पुडुचेरी में ऑरोविल नामक संस्था है, अरविंद घोष, तो वहाँ भी पैसे का कोई कारोबार नहीं है, पैसे की वहाँ पे बात नहीं होती है, और सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं, अपनी इच्छा से अपनी रुचि का काम करते हैं, और ढंग से चल रहा है। हालांकि लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत तो होती है, क्योंकि ये हम पूरा ये अर्थतंत्र है, पूरी दुनिया अच्छा, अर्थतंत्र चल बिल्कुल, रही है। तो बिल्कुल। लेकिन तो सवाल मेरा ये कहने का है कि जो एक सिस्टम चलाने के लिए एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि नहीं हमको कम्युनिज्म को फॉलो करना है, उसके कुछ रूल को, तो उन्होंने मिक्स कर दिया, एक अपना मॉडल को अपना लिया। ये और हाँ दोस्तों, जैसा हाँ कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि सबसे पहले पूंजीवाद में क्या खामियां हैं या कैसे वो प्रभाव डाल रही है हमारे समाज में, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद हमने बात की साम्यवादी मॉडल के बारे में, जो जर्मनी के विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इन्होंने बताया कि किस तरह से सबसे पहले रशिया ने इसे अपनाया, और उसमें कुछ चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस के बाद, जैसे कि वो चेंजेस प्रकार का था कि क्लासलेस और बाउंड्रीलेस सोसाइटी की बात की गई थी, लेकिन वहां पे जो लेनिन की सरकार थी, लेनिन की सरकार ने सारी कंपनियों पे उनका आधिपत्य हो गया था, मतलब सरकारी कंपनियां हो गई थी। जबकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि मतलब किसी भी कंपनी पे आम जनता का शासन हो। थोड़ा सा ये काल्पनिक लगता है और ये तुरंत प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन वहां पे लेनिन के द्वारा एक चीज की गई थी, जैसे जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, शायद उस बात से आप भी सहमत हैं, कि एक सामान्य मजदूर को बंधुआ मजदूर की तरह बना के रखा जाता था। काम का कोई आवर फिक्स नहीं होता था, 16 घंटे 18 घंटे, मतलब जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था, जो कि एक मानवता के खिलाफ है। तो उसे 8 घंटे में कन्वर्ट किया गया, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन को 5 दिन में कन्वर्ट किया गया, 5 दिन वर्किंग सिस्टम किया गया, और जो एक सही मजदूरी होनी चाहिए वो उन्हें दिया गया, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। और इस चीज को लेनिन के बाद स्टालिन ने और फिर दूसरे कंट्री ने साम्यवाद को अपनाया जरूर, लेकिन उन्होंने फिर अपने तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, और वो इम्प्रोवाइज होते होते आज वर्तमान में इस 21वीं सदी में चाइना की सूरत और सीरत देख सकते हैं। साम्यवाद इस रूप में आ गया कि वहां पे एक सिंगल सरकार है, एक ही पार्टी है, विपक्ष में जो दूसरी पार्टी उसे
बोलने का बस मतलब वो बस एक जस्ट नाम है वो बिल्कुल 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 वो एक्टिव मोड में नहीं है और उसे बोलने नहीं दिया जाता, मतलब एक तरह से एनार्की। नहीं, एनार्की नहीं कह सकते हैं, ये शब्द गलत है। अच्छा, ये गलत है। एनार्की शब्द नहीं कहा सकता है, एनार्की नहीं है वहाँ पे, चाइना में कोई एनार्की अच्छा, नहीं है। जी। मैं नहीं, मैं आपसे हाँ। मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ जी, इसके जी, बारे में जी। कि आपके क्या विचार है इसके बारे में। जी, जी, जी। जी, देखिए चाइना ने एक मिश्रित मॉडल को अपनाया, यानी कि साम्यवाद के एक मिश्रित मॉडल को अपनाया। थोड़ा सा पूंजीवादी सिस्टम को भी, यानी कि जो उद्योग धंधे हैं निजी स्वामित्व में भी जाएं, और वो वहाँ ग्रो करेज है ऐसा भी, और जो कम्युनिस्ट मॉडल होते हैं उनमें संसाधन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो एक तरह से वो उन्होंने मिश्रित मॉडल को अपना लिया जी। है, और एक सरकार है और एक सरकार वहाँ पे सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर रही है। तो अ, इससे क्या फायदा है वहाँ पर कि सरकारें, जैसे भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, हमेशा चुनाव आपके हिसाब से साम्यवादी मॉडल सही है? हाँ, जिस तरह का चाइना ने मॉडल अपनाया है मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि चाइना ने ग्रो करके दिखाया है। और भारत का जो अभी वर्तमान में हम समझ लेते हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर का हमारा इकोनॉमी होगा, और चाइना का लगभग 15 यानी 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की उसकी इकोनॉमी जीडीपी है। तो ये तो समझा सकता है कि इस मॉडल में उसने काफी विकास किया, मतलब और आज चाइनीज सामान जो है पूरी दुनिया के बाजारों में जो है ठीक है, ये फैल रहे हैं। और वहाँ के, और मैंने देखा कि अभी देखिए कि मेट्रो ट्रेन, वो जो है बुलेट ट्रेन, चाइना ने 40,000 किलोमीटर में उन्होंने बिछा दिया है और स्मूथली रन कर रहा ठीक है, ये सारी बातें आप और वहाँ चाइना के हमें, मतलब देखिए ऐसा नहीं, मैं निष्पक्ष रूप से कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं निष्पक्ष रूप से कर रहा हूँ कि आज जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, चाइना घूमते हैं, तो चाइना का विकास देख करके हम दंग रह जाते हैं। हम भारत जो है अभी सोच ही रहा है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपके हिसाब से ज्योति जी, आपके जी, जी। हिसाब से क्या साम्यवादी मॉडल आर्थिक विकास का क्या सही है? क्या भारत को ये अपनाना चाहिए? आपका क्या कहना? क्या साम्यवादी मॉडल अपने आप में परिपूर्ण है? क्या इसे अपनाना चाहिए या इसमें खामियां हैं? देखिए, भारत एक अलग परिदृश्य है। यहाँ पर भारत का परिदृश्य कुछ अलग है। हम लोग लोकतांत्रिक देश। मतलब आप पूरी तरह से, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की वर्तमान की जो स्थिति है वो इस मॉडल को अपनाने में सक्षम नहीं है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक दल की सरकार कभी हो ही नहीं सकती। उस पे सर हम आएंगे। हाँ नहीं, क्योंकि एक दल की जब तक सरकार, आगे हम उस चीज पे आएंगे, क्योंकि एक दल की जब तक सरकार नहीं होगी वो नीति को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टफ काम है। जी हम इस पे चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, और तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ज्योति जी से हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी उनके विचार जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, जैसे कि पूर्ण कम्युनिज्म तो एक तरह से काल्पनिक दुनिया है, जिसको कि कन्वर्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मिक्स करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कई देशों में, जैसे कि चाइना हुआ और भी रशिया में तो हुआ ही। तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी जो मॉडल है वो स्टेट के साथ ये नियंत्रण है। स्टेट यानी कि कम्युनिज्म में स्टेट का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब ही स्टेट आ गया, सरकार आ गई, तो समाजवादी मॉडल हो गया। और थोड़ा सा भिन्न है समाजवादी मॉडल साम्यवादी मॉडल से, पूर्ण साम्यवादी मॉडल से, कि समाजवादी मॉडल में क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, और जितने संसाधन है उसमें सरकार का नियंत्रण रहता है। हाँ, और व्यक्ति जितना वर्क काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, उनको उचित पारिश्रमिक दी जाती है। जबकि पूर्ण साम्यवादी मॉडल जो है, पूर्ण साम्यवादी मॉडल, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे समाजवादी मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ कि समाजवादी मॉडल में स्टेट ओन्ड होता है, यानी सरकार इसको गवर्न करती है। एक सरकार का होना नितांत जरूरी है। साम्यवादी मॉडल में, जो पूर्ण साम्यवादी मॉडल है, उसमें सरकार की जरूरत नहीं है। तो समाजवादी मॉडल में और पूर्ण साम्यवादी मॉडल जो है उसमें क्या है कि जितने भी संसाधन है उस पे सब लोग का बराबर का हिस्सा है। अब कोई व्यक्ति काम करे या ना करे, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम कर रहा है और उसको मिल रहा है कितना, जितना और लोगों को मिल रहा है उतना ही उनको मिल रहा है। मैं शॉर्ट में और समाजवादी मॉडल, हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा ज्योति जी आपसे जी कि
क्या समाजवादी मॉडल को अपना के विकास की बंसी बजाई जा सकती है? क्या साम्यवादी क्या समाजवादी मॉडल, सिर्फ समाजवादी मॉडल को अपना के एक देश विश्व के मानस पटल पे, विश्व पटल पे आगे बढ़ सकता है? क्या सिर्फ समाजवादी मॉडल को अपना के? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी मॉडल मैं ये कहूँगा कि अच्छा बुरा उसको चलाने वाले पर डिपेंड करता है। नहीं, वो उसको तो रन वो जी, तो जी, ठीक है, जी, वो तो जी, ठीक है। उसको रन जैसे अच्छे अभी हम अगर 3 अच्छे लोग हैं तो वो मॉडल जी, अच्छा से जैसे चलेगा। काफी टाइम हाँ, से चले आ जी, रहा जी, है जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जी, जी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी जी। अर्थव्यवस्था। तो तो मैं इसमें एक तुलनात्मक समीक्षा कर जी, रहा जी। हूँ। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी मॉडल बिल्कुल रन कर सकता है। सिर्फ समाजवादी मॉडल को अपना हाँ। के एक देश आगे बढ़ सकता है? वर्तमान की कंडीशन में तो लागू ये संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं। हाँ, संभव नहीं है, क्योंकि जो पूंजीवादी मॉडल है उसका कहीं न कहीं प्रभाव तो दिखता है। ठीक, हाँ, ठीक। कहीं क्योंकि जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि मुक्त बाजार का भी कंसेप्ट है। मैं समाजवादी मॉडल की बात कर रहा हूँ। चूंकि समाजवादी मॉडल पूरी दुनिया में विशुद्ध रूप में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। नहीं आ सकती है, वर्तमान में है भी नहीं, ठीक, कभी लागू भी नहीं हुई, ठीक है, ठीक है। कभी लागू भी नहीं जी, हुई। मैंने फर्क, असमानता को जी, ले जी, लिया आपसे। जी, जी। दर्शकों, अभी तक हमने ज्योति कुमार जी से तीनों मॉडल पे चर्चा की, समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पे। और लास्ट में जो हमने परिचर्चा की, जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा अस्पष्ट हो रहा है, मैं जहां तक मैं समझ पाया हूं कि साम्यवादी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जिसमें कि जितनी सारे संसाधन हैं, जितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस पे सबों का नियंत्रण है, सब कोई सब कुछ, सबके लिए सब कुछ। और जहां तक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात है, तो उसमें जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा, जो जितना योगदान करेगा, उसको उतना मिलेगा। जैसा कि मैं दोनों के फर्क को समझ पा रहा हूँ। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अब हम बात करते हैं कि जैसा कि हमारे अभी तक के डिस्कशन से जो हमने डिस्कस किया, ये बातें उभर के सामने आई कि कोई भी सिर्फ एक मॉडल को अपना के विकास की बंसी नहीं बजाई जा सकती। कोई भी देश सिर्फ एक मॉडल को अपना के आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब हम बात करेंगे ज्योति जी से, जो आज का मुख्य विषय है कि इन तीनों मॉडल में, इन तीनों आर्थिक, चूंकि ये तीनों मॉडल जो है देश, किसी भी देश की आर्थिक दशा दिशा को निर्धारित करते हैं। तो क्या इन तीनों मॉडल में आपने जो खामियां बताई, तो फिर कैसा मॉडल हो एक देश के विकास के लिए, जिसमें कि ना सिर्फ आर्थिक विकास हो बल्कि मानवता का भी विकास हो, मानव मूल्यों का पतन ना हो, मानवता का ह्रास ना हो? क्योंकि जी, मैं एक मॉडल जो बच गया जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था, बीच जी। में हम लोग आगे बढ़ गए। मतलब जैसे कि आपने, जी। जैसे अभी जो हमने चर्चा की आपसे, तो पूंजीवादी मॉडल भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल सिर्फ पैसा जनरेट कर रही है और इससे समाज में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, असमानताएं पैदा हो रही है। तो ये सही नहीं है। मैं पूंजीवादी मॉडल पे सर- डिस्कस करना चाहूंगा कुछ, और थोड़ा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखिए, डिफरेंस हम लोग अभी आर्थिक मॉडल के बारे में फिर एक निष्कर्ष के तौर पे हम आएंगे कि कौन सा मॉडल जी, बेहतर मैं है। उसी की बात कर हाँ, रहा जी, जी, हूँ हाँ। कि तीनों लेकिन मॉडल थोड़ा सा और अभी चर्चा कर लेते हैं इस पे, पूंजीवादी मॉडल पे। तो देखिए, पूंजीवादी मॉडल क्या है? मेरे समझ से पूंजीवादी मॉडल ये है कि दुकान में दवा है और लोगों के पास पैसे नहीं है उस दवा को खरीदने के लिए, और दवा के अभाव में मर जा रहे हैं और दवा एक्सपायर कर जाती है। ये पूंजीवादी मॉडल है। यानी एक और दूसरा उदाहरण देते हैं कि किस तरह से कि हॉस्पिटल है। पूंजीवादी मॉडल मतलब क्या? निजी व्यक्ति, प्राइवेट नहीं। एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पैसे के अभाव में मरीज तरफ तरफ करके मर जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। तो सर एक सिस्टम तो होगा ना, एक सिस्टम के तहत ही चीजें हो पाएगी ना। मतलब इसमें गलत क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं गलत कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूंजीवादी मॉडल आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा करने में भारत में खास करके असमर्थ रहा है। हालांकि भारत में तो मिश्रित मॉडल है, लेकिन पूंजीवादी सिस्टम प्रवेश कर रहा है। हाँ, और भी कई दुनिया है, और दुनिया के कई देशों में भिखमंगे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, सड़कों पर लोग सोते हैं। अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में भी कई जगह लोग सड़कों पे, सब जगह है वो, सब जगह है। वो दुनिया के सारे देशों में ऐसे उदाहरण दिखते हैं। ऐसा है। और
और इसकी खामियां अब अभी देखिए कि वर्तमान में न्यूयॉर्क में एक आम लोगों का रहना बहुत ही कठिन हो गया है। एक आम आदमी अगर न्यूयॉर्क में रहना चाहे या किसी यूरोपियन कंट्री के शहरों में रहना चाहे, तो उनके इनकम इतने नहीं है वहाँ के लोगों के, वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। ये खामी है पूंजी, जबकि वो देश काफी, ऐसा नहीं कि आबादी बहुत ज्यादा है, उद्योग धंधे भी काफी डेवलप हो रहे हैं, सारा चीज, लेकिन ऐसा क्या है कि एक आदमी का वहाँ सर्वाइव करना शहरों में मुश्किल हो रहा है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने क्योंकि तीनों इतना महंगा है क्योंकि निजी चीजें मतलब अपने सुविधा अनुसार रेट तय करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और मतलब खामियां हैं, पूंजीवादी मॉडल में भी खामियां हैं। तो इन तीनों मॉडल में आपने देखा कि कुछ न कुछ खामियां हैं। तो एक ऐसा मॉडल जिससे कि सिर्फ आर्थिक विकास ही ना हो, मानवता का भी विकास हो, और मानवता, हमारा पर्यावरण, मतलब मनुष्य जहां से चला था, जैसे आदिम सिस्टम की बात करते हैं, जी मैं समझ उस रहा समय हूँ। मनुष्य स्वस्थ भी हुआ करता था, और जो प्राकृतिक है, प्रकृति से भी कोई छेड़छाड़ नहीं होता था। आज आर्टिफिशियलिटी का दौर चला हुआ है, और बहुत सारे जो है बहुत सारी कृत्रिम चीजें पैदा हो रही हैं, और कहीं न कहीं ये मानव के जीवन को मिलावटी जिंदगी बनाते जा रही है, और ये कहीं न कहीं जो है सो मानवता के विकास में बाधक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा राकेश जी, मैं कुछ और भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अब निष्कर्ष पे आएंगे जी। क्या आप सजेस्ट करें कि एक कैसा मॉडल हो समाज को? बिल्कुल, मैं वो बाद में हम निष्कर्ष पे आएंगे, हम थोड़ा सा और आगे इसको आगे डिस्कशन, पूंजीवादी मॉडल पे और डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि पूंजीवाद सब जगह प्रवेश करता चला जा रहा है और उसके दोस्त सामने आ रहे हैं। उसका बोलबाला ज्यादा है, उसका बोलबाला ज्यादा है, और पूरी दुनिया में इसके दोस्त सामने प्रकट हो रहे हैं। अर्थ मतलब पूंजीवादी एक तरह से अर्थ को डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं, खास करके भारत में, पूंजी और पूंजीवाद में का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। पूंजी क्या है और पूंजीवाद क्या है? क्योंकि पूंजी, किसी भी काम को करने के लिए पूंजी चाहिए, नहीं, पूंजी एक डिफरेंट चीज है। छोटा मोटा कोई भी हम उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हम लगाना चाहते हैं तो पूंजी चाहिए। लेकिन पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है कि जो पूंजीपति हैं वो अपना निजी फायदे के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वो काम करते हैं। अगर उनको मुनाफा नहीं होगा तो वो काम करेंगे ही नहीं। वो लोक कल्याण की भावना उनमें नहीं रहती है, उनको अपना फायदा चाहिए। अगर उनको अपना फायदा नहीं दिखेगा तो वो काम ही नहीं करेंगे। और राकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूंजीपति को ऐसा लगता है कि मशीनों का हम इस्तेमाल करें और जिससे कि ज्यादा उत्पादन होगा, तो कुशल मजदूर को भी वो कंपनी से, उद्योग से निकाल देते हैं। अब बताइए कि वो जो कुशल मजदूर है, चाहे इंजीनियर हो चाहे कोई किसी भी पद पे हो, अब उसके सामने पेट की बात है, परिवार की बात है। आखिर उसका परिवार कैसे चलेगा? पूंजीपति के दिमाग में 1% भी ये नहीं होता है कि उसका परिवार कैसे चलेगा। ये पूंजीवादी मॉडल का सबसे बड़ी खामी है। और सिर्फ पैसे की बात करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे और भी सिर्फ पैसे की बात करते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मशीनों का उपयोग करके लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है। हो रहा है, देखने को आ रहा है। अभी वर्तमान में AI आ गया, और भी कंप्यूटर का दुनिया है, रोबोटिक्स है। लेकिन ये तो आर्थिक विकास में सहयोग भी तो कर रहा है। सहयोग कर रहा है, सही बात है। लेकिन इसकी खामियां उजागर हो रही हैं कि अब कई बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी अब शुरू हो चुकी है। नहीं, IT फील्ड में भी छटनी हो रही है। तो एक बहुत बड़ा भयावह स्थिति पूरी दुनिया में है। ऐसा कोई मॉडल दिख नहीं रहा है जिसमें कि वो सुरक्षित हो। और पूंजीवादी मॉडल में चूंकि यहाँ पे व्यक्तिगत हित, निजी फायदे के लिए काम लोग करते हैं इसमें, जबकि स्टेट ओन्ड अगर है, समाजवादी मॉडल है, तो वहाँ पे आम लोगों के हित के लिए काम होगा। लेकिन पूंजीवादी मॉडल में, इसलिए तो सर मैंने इन मुद्दों को उठाया आज। हाँ, बिल्कुल सर। और यहाँ पे मतलब क्या है कि पूंजीवादी मॉडल क्या है कि जो संसाधन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं पूंजीपति। अब मान लेते हैं अडानी जी हैं, मान लेते हैं अडानी, इस तरह की और भी कंपनियां दुनिया में होंगी, तो वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, बहुत सारी कंपनियां। तो क्या होता है, छोटे छोटे कंपनियों को अधिग्रहण कर लेती है। यूट्यूब ने बनाया किसी ने, उसको अधिग्रहण कर लिया, यानी छोटे कंपनियों को टिकने ही नहीं देती है। अब बताइए कि
हमारे देश में मीडिया हाउसेज है, बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं। सवाल हाँ है ये। हाँ, मीडिया हाउसेज हैं और उस पे वो कब्जा कर लेते हैं। अभी जैसे एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, नहीं तो मीडिया, ट्विटर क्या है, एक तरह से सोशल प्लेटफॉर्म है, मीडिया हाउस है, और उसके माध्यम से हम अपनी बात को जो है जहाँ तक है बैन कर सकते हैं और उसको आगे जारी भी कुछ रख सकते सवाल हैं है। और अपनी बात को, और मीडिया के माध्यम सर, मैं राकेश जी कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से सर जो पूंजीपति होते हैं वो सरकार को नियंत्रित करती है, इलेक्शन में फंडिंग करती है, और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसे आज हमारे देश में चैनल हैं जो कि अडानी और अंबानी के हैं और पूंजीपतियों के हैं। अब बताइए कि पूंजीपति के हैं तो पूंजीपतियों के लिए ये मीडिया काम करती है, निष्पक्ष अब मीडिया रह नहीं गई है, निष्पक्ष पत्रकारिता अब रह नहीं गई है। तो यहाँ पर पूंजीवाद का ये दोष है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आम जनता के हितों के काम वहां पे नहीं हो पाते हैं, संसाधन पर इन प्रकार कब्जा करने की बात की जाती है और सरकारें भी उन पूंजीपतियों के हित के लिए काम करती है। जैसा अभी किसान आंदोलन हुआ, हाँ, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मतलब मोटे तौर पे और अडानी के लिए जो है बहुत सारे नियम कानून बनाए जाने लगे जो है। मोटे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रसार पूरे दुनिया में जोर शोर से हो रहा है, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ इंडिकेट करती है, पैसे की तरफ इशारा करती है और समाज के कल्याण की भावना उसमें बिल्कुल ही नहीं रहती है। पूंजीवाद में कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, अपने मनमाने ढंग से वो बढ़ाता है और बढ़ाता चला जाता है, मतलब बाउंड्री लेस, वहां पे कार्ल मार्क्स का जो बाउंड्री लेस क्लास की बात की गई थी, सोसाइटी की बात की गई थी, यहाँ भी बाउंड्री लेस बातें चल रही है, लेकिन ये किसी और परिप्रेक्ष्य में चल रही है और मतलब इसकी सीमाएं बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सारा संसाधन किसके पास? एक व्यक्ति के पास, जो पूंजीपति है, उद्योग, हाँ, वो उनके पास आ रहा है। आम आदमी के पास क्या है? खाली पूंजीवाद इस कदर हावी है कि एक व्यक्ति अपने अंपायर को खड़ा करता चला जाता है, देश ही नहीं विदेशों में और विदेश के बहुत सारे हिस्सों में, और यहाँ तक कि सरकार को भी फंडिंग करती है। आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद किस तरह से हावी है हर वैसे देश में। तो क्या इस तरह से एक सही दिशा में हमारा देश या कोई भी देश बढ़ सकता है? क्या उसमें मानव कल्याण की बातें हो सकती है जहाँ पे पूंजीवाद का इतना ज्यादा बोलबाला है? तो हम इन सारी बातों के निष्कर्ष मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी मॉडल खराब या अच्छा की बात, मतलब उसको हम जज करते हैं तो बेस्ट मॉडल क्या है उस पर निष्कर्ष में आएंगे। लेकिन देखिए, कोई भी मॉडल जो है अगर उसमें अच्छे व्यक्ति हों तो स्वाभाविक रूप से वो जन कल्याण की बात करेंगे। जैसे गांधी जी ने पहले एक बार सर मॉडल डिसाइड हो जाए, फिर वो कि उस मॉडल को चलाने वाले लोग कैसे हैं। देखिए, पूंजीवाद में अच्छाई भी है, हाँ, पूंजीवाद में अच्छाई भी है। अच्छाई भी क्या है? देखिए, अच्छाई क्या है? वैसी अच्छाई किस काम की जो मानवता के विकास में खतरा पैदा करे? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यवस्था मनुष्य के जीवन को सही ढंग से संचालित करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कि मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये उसको मिले, एक सही एनवायरनमेंट मिले। अगर जब विकास का कोई भी मॉडल इन चीजों को प्रभावित करता है, मानवता का ह्रास करता है, मानव मूल्यों का पतन करता है, तो वो अर्थव्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा जी, और जी बिल्कुल राकेश जी। देखिए, और भी मैं कहना चाहूंगा, पूंजीवादी मॉडल, देखिए पूंजीवादी मॉडल क्या है कि वो एकाधिकार करना चाहता है सब चीजों पर, और अपना एक जो कंपटीटर उसका है उसको खत्म कर देना चाहता है, यानी बाकी कोई कंपटीटर नहीं बचे। अब बताइए बाकी का क्या होगा? जी बिल्कुल, दर्शक समझ, इसलिए तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी जैसे जियो कंपनी है, हाँ, और एयरटेल कंपनी है। अब बताइए कि बाकी सारे कंपटीटर खत्म हो गए और धीरे धीरे जियो शुरू में फ्री में आया। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप राकेश जी समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मोटा मोटी हम करें कि जियो शुरू में फ्री में बांटा गया। मेरे इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वैसी आर्थिक व्यवस्था हमारे देश समाज में हो जिससे कि मानवता का विकास हो, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, सिर्फ पैसा आर्थिक विकास ही ना हो, बल्कि एक मानव कल्याण की भी बात। मैं एक उदाहरण स्वरूप में ले रहा हूँ कि देखिए, कोई भी है,
हम लोग निश्चित निष्पक्ष रूप से हम जी, बात जी, को ले निष्पक्ष रहे हैं। मैं- हाँ, मैं- निष्पक्ष रूप से ले रहे हैं, किसी हमारे- पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा जी। कुछ भी नहीं है। मैं निष्पक्ष रूप से जी। अपनी बातों को कह रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर कोई पार्टी वाले या कोई उद्योगपति इस बातों को मैं किसी अन्यथा ना खास लेंगे। समुदाय या हाँ, किसी खास विशेष बिल्कुल, कंपनी की बिल्कुल। बात नहीं कर रहा। मैं निष्पक्ष रूप से हम लोग निष्पक्ष रूप से हम चर्चा बात कर चर्चा रहे कर रहे हैं कि क्या बेहतर मॉडल हो सकता जी, है, जी। और ऐसा है, और अगर ये कमी है तो आप स्वीकार करेंगे इस बात को। जी, तो क्या होना चाहिए हाँ, सर? तो क्या है कि प्रतिस्पर्धा, एक तो कहा गया कि पूंजीवादी मॉडल में प्रतिस्पर्धा के कारण जो है और सामान बेहतर होते हैं और उपभोक्ता को चॉइस के सामान मिलते हैं। नहीं, वो हाँ, मैं समझ बिल्कुल गया। चॉइस के सामान मिलते हैं। तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट देश हैं जहाँ पर कि जो वहाँ की सरकारें हैं उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, व्याख्या कर ली हम मार्क्स सिद्धांत को। जी, पूर्व में हमने हाँ, इसकी चर्चा और भी की। एक जैसा कॉलोनी को बनाना शुरू कर दिया। अब देखो वहाँ क्या है, नीरस हो गया, मोनोटोनस दिखना मोनोटोनस दिखने लगा। हाँ, और पूंजीवादी जो यहाँ पूंजीवादी मॉडल प्रतिस्पर्धाएं हाँ, मगर वो गला काट प्रतिस्पर्धा ना हो। हाँ, प्रतिस्पर्धा हो, लोग के दुश्मन ना बन बैठे। अब देखिए साम्यवादी मॉडल में भी हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। साम्यवादी मॉडल में हेल्दी कंपटीशन की संभावनाएं हैं। तो मार्क्स की व्याख्या गलत तरीके से की गई, जिससे क्या एक तरह के वर्कर के एक तरह के लिए कॉलोनी बना दी गई जो मोनोटोनस दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कलाकारितापूर्ण जो है भी मॉडल होने चाहिए। सर, अब निष्कर्ष पे आते हैं। जी थोड़ा सा तो और भी मैं कहना चाहूंगा कि गला काट जो प्रतिस्पर्धा हमारे देश में या और भी पूंजीवादी मॉडल में चलती है तो वो खतरनाक है। बाजार में अब बताइए कि क्या होता है कि बेतहाशा उत्पादन हो जाता है गला काट प्रतियोगिता से, और सामान बिकेगा किसका? जो सबसे ज्यादा प्रचार करेगा, जो सबसे ज्यादा जो है एकाधिकार ये उसी दायरे के अंदर आ गया। और आम आदमी और आम जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके मार्केट पर असर पड़ता है। अब क्या होता है कि बेतहाशा उत्पादन हो गया पूंजीवादी मॉडल में, और उत्पादन हो जाने से क्या होगा, उस मार्केट में वो सामान खप ही नहीं रहा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, कर सकते ही नहीं है उनके पास। तो क्या होगा इससे अल्टीमेटली कि जो हमारा रिसोर्स है उसका गलत उपयोग हो गया। हमें पता ही नहीं है कि कितना सामान का उत्पादन करना है। हम लोगों को जितनी कंपनियां गला काट कंपटीशन से उत्पादन होता चला गया और बेतहाशा सामान उत्पादित हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रकृति है वो प्रकृति का दोहन हो रहा है, अनावश्यक दोहन हो रहा है। यानी जो यहाँ पे सामान जो पैदा हो रहा है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इससे प्रदूषण फैल रहा है। सर, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर एक मॉडल में कुछ न कुछ खामियां हैं। इतनी ज्यादा खामियां हैं। इसी खामियां को दूर करने के लिए करने की हम बात कर रहे हैं। ये जो आज परिचर्चा हमने इस मुद्दे पे जो लोगों को एक संदेश देना चाहा कि इन तीनों मॉडल के बारे में हमने बात की और उसमें क्या खामियां हैं। तो इन खामियों को दूर करते हुए क्या एक ऐसा मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे कि मानव जीवन संरक्षित हो सके, मानव कल्याण की भी बात हो, पर्यावरण की भी बात हो और नैतिक मूल्यों का पतन ना हो। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बाबत गांधी जी का मैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के बारे में बात करना चाहूंगा। तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह है कि जो संपत्ति है वो और संसाधन है, वो संसाधन जितने भी उद्योगपति हैं, अगर वो उद्योग धंधा अगर चला रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो अपना जो इनकम है वो इनकम जन कल्याण के लिए करें। एक्स्ट्रा जो इनकम होगा, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको जन कल्याण में लगाएं, या तो सरकार को दान दे दें या जन कल्याण के काम करें। ये थोड़ा सर जी, आप इस ट्रस्टीशिप को आप कैसे लेते हैं? जी, देखिए, ट्रस्टीशिप बिल्कुल आपने जो कहा, गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी उत्पादन है, जिसकी जो क्षमता है, जो भी कंपनियां या कंपनी के ऑनर जो प्रोडक्शन करते हैं, उससे जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे की एक निश्चित सीमा के बाद जो धन है वो वैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, एक मानवता के दृष्टिकोण के नाते इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उन लोगों में वितरित किया जाए। और इससे क्या होगा कि सबों में एक संभाव की भावना आएगी, समानता की भावना आएगी, लोगों की जरूरतें पूरी होगी, तो एक व्यक्ति उस पे एकाधिकार ना करे। जैसे अभी टाटा कंपनी है, हालांकि टाटा कंपनी एक ट्रस्टीशिप का एक उदाहरण हो सकता है, एक अच्छा उदाहरण हो सकता है भारत में, और टाटा कंपनी के बारे में सब लोग जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रतन टाटा ने और काफी हद तक उन्होंने इस पे काम भी किया है कि बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने
पैसे को दिया है। हाँ, और कैंसर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारे सामाजिक काम ऐसे है। बहुत सारे हाँ। उदाहरण हैं। मतलब उन्होंने अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा और टाटा कंपनी, लोगों के समाज के कल्याण के लिए बिल्कुल, और टाटा कंपनी में जो ने उनके वर्कर हैं दिया है। उनके हित सुरक्षित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बजाते वो रिटायर करते हैं अच्छे खासे जी समय जी में जो जी। है। आज रतन टाटा हाँ। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति, उन्होंने जो देश को दिया, देश हम्म। दुनिया को दिया, वो आज भी सराहनीय है प्रयास। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम बात वैसे ही कर रहे हैं। और कोई भी मॉडल एकदम से फलीभूत नहीं होता, विकसित नहीं होता, उसमें समय लगता है। और मैं चाहूंगा कि जो भी सरकार है, जो भी अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, वो एक इस तरह के मानवतावादी मॉडल को लेके आए, जिसमें कि इन तीनों मॉडल का समावेश हो। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में संविधान बना, तो संविधान पूरी दुनिया, भारत का संविधान ऐसा लिखित सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में। और हमारा संविधान बहुत सारे देशों के संविधान का सम्मिश्रण है। जिस देश की जो भी बातें अच्छी लगी, वो हमारे संविधान में उसको डाला गया। ठीक उसी तरह से जो ये तीन मॉडल है, आर्थिक विकास के जो तीन मॉडल है जो पूरी दुनिया में संचालित है, इन तीन मॉडल में से हर उस बात को निकाल के एक मॉडल को तैयार किया जाए, जो कि मानवतावादी मॉडल की बात करे, जिसमें कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानवतावादी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखा जाए, जिसमें कि मानवीय स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। अभी जैसे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो बायोलॉजिकल परसेंटेज है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन परसेंटेज जो है 1 लीटर पानी में, अगर वो 0.88% से मिलीग्राम से ज्यादा अगर होता है, तो वहां उस क्षेत्र का विकास सही ढंग से नहीं हुआ। वहां के बाद 8 मिलीग्राम से, 8 मिलीग्राम, माफी चाहेंगे, 0.8 मिलीग्राम से नहीं, 8 मिलीग्राम से ज्यादा होगा। हाँ। तो वहाँ पे प्रदूषण, मतलब वो कम वहाँ से कम 0.83% की जीडीपी में कमी आ जाती है। कमी आ यानी कि जो प्रदूषण, जल प्रदूषण है जी, उस प्रदूषण के कारण वहाँ के विकास में कमी आ गई। ये विश्व जी। उसी तरह से अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें, जो 2022 के आंकड़े हैं, उस आंकड़े में बताया गया कि 191 देशों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कि भारत की स्थिति जो है 2022 में 132वां पोजीशन भारत का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दर्शाता है, नो डाउट, कि भारत अभी, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। भारत दुनिया के विकासशील देशों में अग्रणी है। इसके बावजूद, इस आर्थिक विकास के अंधी दौर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी 132वां स्थान ये दर्शाता है कि अभी और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ना सिर्फ आर्थिक विकास हो, बल्कि पर्यावरण को भी हम संरक्षित करें, मानव मूल्यों का भी संरक्षण हो। क्योंकि ये सारी अंधी दौर जो चल रही है, मानवता को संरक्षित करने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो ये विकास उतना ही लाजिमी है मनुष्य के जीवन में, जितना में कि मनुष्य की जो है सो मनुष्य का अस्तित्व बचा रहा है। देखिए, हाँ बिल्कुल। तीनों मॉडल का, जैसा कि राकेश जी ने बताया, तीनों मॉडल का सारांश ये है कि मानवतावाद यानी का एक दृष्टिकोण होना चाहिए जी। हाँ, जैसे कि जन कल्याण। पूरी सरकार का क्या उद्देश्य है? समाजवादी व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सरकार बनती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण, समाज कल्याण, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना। नहीं, जब तक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा तो कोई भी मॉडल वो बेकार का मॉडल है। हालांकि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हाँ, लेकिन ये अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं ये विकास को कहीं न कहीं तो प्रभावित किया है। हाँ, अब ये पूंजीवादी मॉडल की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक ऐसे मॉडल की हमारे देश में जरूरत है और पूरे विश्व में जरूरत है। कहा ये जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला बिल्कुल। अब देखिए, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जी, हाँ, अपने देश में। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि मानवतावादी जो दृष्टिकोण है अर्थव्यवस्था के लिए अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जीडीपी ग्रोथ होता ही है, सबका साथ सबका विकास, हाँ, सतत विकास और सबका साथ सबका समावेशी विकास होना चाहिए। नहीं, अब एक व्यक्ति पूंजीपति इतना ज्यादा पैसा उसके पास हो जाए और एक के पास कुछ नहीं हो, ऐसा हमारे देश में अब धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है, जबकि ये किसी तरह से किसी भी
लिहाज से सही नहीं है। सही नहीं। नहीं, तो आर्थिक विकास का एक ऐसा मॉडल, मानवतावाद का दृष्टिकोण, जिसमें कि उद्योगपति हो, जैसे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जिसमें कि जो उद्योगपति हैं वो जैसे टाटा कंपनियां हैं, तो टाटा कंपनी जैसा हो कि लोग आए और ठीक है आगे बढ़े, हाँ, और आगे बढ़े, विकास करें, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मुनाफा है, जहाँ लगता है कि नहीं हम ये एक्स्ट्रा मुनाफा हमारे आपका किसी काम का नहीं है, तो हम वो आम लोगों के कल्याण के लिए उसको दें। एक ये मॉडल हो सकता है। और साथ साथ सरकार, जैसे लग रहा है सरकार को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा एकाधिकार हो रहा है किसी कंपनी का, जैसे चाइना में हुआ, नहीं, अली बाबा के को कहा कि नहीं अपनी संपत्ति मुझे दे दो, एक्स्ट्रा संपत्ति, बिल्कुल। नहीं, तो लग रहा है सरकार को अगर लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज्यादा एकाधिकार अब इस कंपनी का हो रहा है, तो उसकी संपत्ति को इसके लिए लेने के लिए सरकार को, किसी भी देश की सरकार को एक मानदंड, लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए एक मानदंड बनाना चाहिए, और इस मानदंड के तहत ही मतलब उस क्राइटेरिया में ये तीनों चीजें आए और उस पे नजर रहे, और एक समिति बनाई जाए जो कम से कम, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए समिति बनाई जाती है जब भी कोई चीज पहली बार आती है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी, 1986 में पहले थी, और सरकार ने फिर दोबारा 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आई। तो सरकार को ये महसूस हुआ कि अब देश में एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार देश में जो मौजूदा आर्थिक विकास का जो मॉडल है, उसे भी एक नए मॉडल की जरूरत है। बिल्कुल। और सरकार को ठीक उसी तरह से एक कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी बना के उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि उसमें वो कहां तक कारगर है, एक रिपोर्ट के द्वारा, जैसा कि और चीजों का किया जाता है। बिल्कुल, जैसे मानवतावादी मॉडल मतलब क्या कि आम लोगों के हित के लिए काम होना। बिल्कुल। एक व्यक्ति ही आगे बढ़ता चला जाए, उसके सारे सबका साथ सबका विकास की बात करें, सबों का। तो पूंजीवादी मॉडल में पूंजीपति कभी विकास वो तो निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे रिलायंस कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो और फिर बाद में फिर चालू किया, तो अब वो अपनी इच्छा अनुसार पॉलिसी को चेंज कर रहा है, जब मन तब बंद कर देगा, जब मन तब चालू कर देगा, तो ऐसे तो विकास तो होने से रहा नहीं। तो एक स्टेट जो है, स्टेट ओन्ड भी, ऐसा नहीं कि प्राइवेट निजी व्यक्ति ही उसको आगे, कंपनी को आगे ले जाए, स्टेट ओन्ड कंपनियां भी आगे बढ़े। हाँ, और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि लोक कल्याण की बात, हमने एक पैटर्न की बात की, अब इस पे नीति बनाने का अधिकार मौजूदा सरकार को, सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि हमारे देश में संसाधन, बिल्कुल देखिए हमने कम्युनिज्म पे चर्चा किया, समाजवाद पे चर्चा किया, और पूंजीवाद पे भी जी। तो देखिए कुल मिलाकर के यही आता है कि मानवतावाद कि उद्देश्य यही है कि संसाधन पर किसका कब्जा हो। हम इस देश में रहते हैं, इस देश का संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ठीक वैसे ही फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। वो संसाधन सबके लिए है ना भाई, संसाधन तो सबके लिए है नहीं, इसलिए संसाधन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए, इक्वल यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि समान रूप से वितरण करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बराबर उसको बांट दिया जाए। जैसे समाजवादी मॉडल में ऐसा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है, मतलब जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको मिले, लेकिन जैसे नौकरी इतना ज्यादा ना हो कि एक ही आदमी फिर बहुत बड़े ओहदे पे चला जाए, सबको बराबर पैसा बांट दिया जाए, ऐसा ये समानता का बात ये नहीं है। जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो, मतलब कहने मिनिमम जो जरूरत है वो जरूरत पूरा हो। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, शिक्षा में सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए मानवतावादी मॉडल में, नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बहुत सारी चीजें हैं। ज्योति जी देखिए, कुछ चीजें हम सरकार के लिए भी छोड़ दें, नहीं देखिए कुछ चीजें हम सरकार के लिए भी छोड़ दें, क्योंकि शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। शिक्षा मैं बता दूं कि शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए हमारे देश में। मानवतावादी मॉडल का या किसी भी मॉडल का सबसे पहला शर्त है वो शिक्षा। अगर शिक्षा फ्री नहीं होगा, मैं मानवतावादी मॉडल में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा फ्री होना चाहिए और क्वालिटीपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, और स्वास्थ्य, और मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि हम पर्यावरण को बिल्कुल ही निगलेक्ट करके चले गए। अपने वीडियो में ये सारी बातें बताई हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा
देखिए, मानवतावादी मॉडल तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जाए। बिल्कुल, और मैं राकेश जी मैं रुकना चाहूंगा कि हमारी भारत की आबादी अगर 10 करोड़ हो जाए, कल्पना कीजिए, देखिए ऑस्ट्रेलिया की आबादी भारत से 2.5 गुना बड़ा लगभग है, और 2.5 करोड़ ही उसकी आबादी, 2.5 से 3 करोड़ होगी नहीं। हमारी दिल्ली की आबादी अब 2.5 करोड़ होगी। सर, मैं एक कहना चाहूंगा, तो मानवतावादी मॉडल क्या सफल हो सकता है? कोई भी मॉडल तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि आबादी को कम न किया जाए, और आबादी के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। संसाधन हम रिसोर्स हमारे बचेंगे तभी तो कोई मॉडल काम होगा। बिल्कुल, कोई भी पॉलिसी बनती है, बहुत सारे 10 करोड़ की आबादी हमारे देश में पर्याप्त है। रिसर्च के मेरे बाद समझ से कोई भी पॉलिसी रिसर्च के बाद बनती है, और कुछ और हम कोई भी चीज अब 144 करोड़ कोई भी चीज एकदम से लागू नहीं हो सकती, एकदम से लागू नहीं हो सकती। हमने इससे पहले भी जनसंख्या के मुद्दे पे वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसे हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ज्योति जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस पे परिचर्चा किया हमारे साथ, और एक डिस्कशन के बाद जो हमारा एक उद्देश्य होता है कि समस्या को लाना वीडियो के माध्यम से, जो समाज में जो वैश्विक स्तर पे समस्या है उसको लाना, और फिर उसके कारणों पे चर्चा करना, और फिर उसका क्या समाधान हो सकता है। हमने तीनों पड़ाव पे चर्चा किया, और मैं दर्शकों से फिर से अनुरोध करूंगा कि अपने जो सुझाव हैं कमेंट के माध्यम से हमें प्रेषित करें। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जितने सारे मॉडल में, उसमें से मानवता अर्थव्यवस्था का मानवतावादी मॉडल, यानी कि रुपया पैसा कमाने में हम मानवता को सबसे पहले आगे दें, बिल्कुल प्रश्रय दें, बिल्कुल, हाँ, आम जन के हितों को आगे बिल्कुल रखें। मानवतावादी मॉडल का मतलब यही है कि पूरी दुनिया, और ये यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया, समस्त विश्व के लिए ये मानवता परिवार के स्वजनों से मैं संदेश देना चाहूंगा कि पूरे विश्व में एक मानवतावादी मॉडल अपनाया जाए, आर्थिक दृष्टिकोण मानवतापूर्ण हो। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए काम हो और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। मानवतावादी मॉडल का मतलब यही है कि सबका साथ सबका विकास, सबों का मतलब पूरे समस्त मानव कल्याण। इस धरती पे जितने लोग हैं, मैं इसकी पर्टिकुलर किसी एक देश की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सारे लोग का विकास। जब लोग खुशहाल होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तभी हो पाएगा। आशा करता है मित्रों कि हमारा ये जो नई विषय वस्तु को जो हम लेके आए आपके सामने, ये जो ज्वलनशील मुद्दा को लेके आए, इस पे हमारी परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल का कोड है @राकेश रंजन 9830। आप उस पर अपने कमेंट विचार दे सकते हैं और उसे सब्सक्राइब करें। और तब तक आप लोगों से इसके लिए विदा चाहेंगे कि ज्योति जी ने बहुत अच्छा समय दिया और इन्होंने खुल के इसके बारे में अपने विचार को रखा। तो एक बार पुनः धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद राकेश जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी।